एग्रीकल्चर हमने ख़त्म कर लिया है और उससे उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं। अब इसमें बेसिकली ये जो ज्योग्राफी चल रही है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है और इसमें इकोनॉमी भी ऐड कर हो जाती है और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, उसका आपको फ़ोकस करना होता है। तो अब ये प्योर ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लग गया उसको बताने में, वो लड़की जो थी, उसको वही फिर वहीं से स्टार्टेड टू दैट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर जब आदमी कर रहा होता है, तो उसका एक अल्टरनेट इनकम को सोर्स जो है, वो लाइव स्टॉक भी है। एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स है क्योंकि हमेशा एग्रीकल्चर नहीं होता, सीज़नल हमारे यहाँ आपको पता है क्रॉप क्रॉप पैटर्न होता है, सीज़नल क्रॉप होता है, मानसून के अंदर ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ। तो हर सीज़न में तो खेती होती नहीं है, एक हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, एक क्या नाम है आपका जो है बुआई वगैरह का जो टाइम होता है जब अ, तो 2 ही टाइम ज़्यादा काम होता है, उस टाइम लोग लेबर इंटेंसिव हमारे यहाँ है, लोग लग जाते हैं। उसके बाद जब खाली होते हैं तो उनके लिए जो मेन काम है वो अदर चीज़ों को देखते हैं। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अलावा जैसे बहुत से जगह पे जहाँ लैंड नहीं है, इस तरह से कि एग्रीकल्चर किया जा सके, तो फिर वहाँ पे अगर समुद्र है, समुद्र के किनारे लोग रह रहे हैं या कहीं ऐसे जगहों पे जैसे बंगाल वगैरह में ज़्यादातर फिशरीज़ वगैरह का ज़्यादा इनलैंड फिशरी है या मेराइन फिशरी है, इसका जो है ज़्यादा वो रहता है हिसाब। यानी जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं, वो फिर मैरिन फिशरीज़ की तरफ जाते हैं। जो लोग इनलैंड में रह रहे हैं, जैसे कलकत्ता वगैरह में तालाब वगैरह बना के, तो वो लोग जो है बंगाल-वंगाल में इनलैंड फिशरी होती है, तो एक तो फिशरी है, दूसरी डेयरी, डेयरीज़ तो हर जगह जहाँ पे भी मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे इसके साथ एलाइड में डेयरी तो होती ही है ना? डेयरी फार्मिंग यानी पशुपालन साथ-साथ में एग्रीकल्चर के होता ही होता है। होता है कि नहीं होता? हैं? होता है ना भाई? बात आप लोग नहीं जानते हो। व्हाट इज़ मिक्स एग्री कन्फ्यूज़न लोगों को क्रिएट हो जाता है कि मिक्स फार्मिंग जब उसने बोल दिया एग्रीकल्चर में कि मिक्स फार्मिंग क्या होता है, तो लोग ये समझने लगेंगे कि सिर्फ़ फार्मिंग खेती से ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना? जबकि वो ख सिर्फ़ खेती नहीं है, खेती के साथ-साथ यानी एग्रीकल्चर के साथ-साथ वो उसके जो खेती कर रहे हैं, जो क्रॉप रेयरिंग कर रहे हैं, क्रॉप के साथ-साथ ये जो है एनिमल रेयरिंग भी जब होगी तब उसको कहा जाएगा क्या? मिक्स फार्मिंग या मिक्स एग्रीकल्चर, ठीक है ना? जैसे वो मछली साथ में पालते हैं। हाँ, ये कुछ भी एलाइड सेक्टर्स जो हैं वो ऐड किए जाएँगे तब कहा जाएगा, नहीं तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग समझ लेते हैं वो, ठीक है? तो मिक्स क्रॉपिंग अलग चीज़ है, ठीक है ना? प्रोडक्शन होता तब समझ गए? उसके साथ अगर कुछ और ऐड किया जाए तो वो क्रॉपिंग में अलग चीज़ होती है, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग या मिक्स एग्रीकल्चर एक अलग चीज़ है। तो ये वाला यहाँ पे मिक्स फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स फार्मिंग और मिक्स एग्रीकल्चर, ओके? ठीक है भाई? रिता समझ में आया? फार्मिंग या मिक्स एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन अब देखो, आप क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कितना इंटेलिजेंटली पूछा हुआ है, क्योंकि पीछे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मान लो डेफिनेशन जिनको नहीं पता है, वो लोग गलत करेंगे। डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो गड़बड़ हो गई, जबकि आसान सा क्वेश्चन था कि मिक्स फार्मिंग जो है या मिक्स एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ मतलब क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करनी है, पशुपालन भी करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन एक देखो, जैसे ही हमने स्टार्ट किया एक क्वेश्चन इससे आया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, ओके। अब आता है हमारा जो है लाइव स्टॉक की, अगर हम बात करें, लाइव स्टॉक क्या है? तो लाइव स्टॉक जैसे कि कैटल पॉपुलेशन वगैरह है, जो भी है बफेलो पॉपुलेशन है, ये वो तो हम एक डेटा लेते हैं। डेटा जो है ना आप नया भी ले सकते हैं, बस थोड़ा नियर अबाउट इसी के आसपास है डेटा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स में अपना अपडेट कर लेना जब भी आप एग्जाम लिखने जाओ तब। कि देखें एक बार क्या नाम है, इस वक्त जो हमारा है, यानी 4 कितना 444, ये हो गई हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारी जो मिल्क की हो गई, वो कितनी हो गई 444 2022 में, राइट? 444 ये 2013 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग हम लोग डबल के पास-पास पहुँच गए हैं, राइट? हैं? पर ग्राम पर डे हो गया 2022 में, और उसके अलावा जो है वर्ल्ड एवरेज कितना है इस वक़्त? 300 कितना है? 322 हो गया वर्ल्ड एवरेज, तो वर्ल्ड एवरेज से भी हम आगे निकल गए, राइट? ये बढ़िया हो गया 2022-23 से। अच्छा, और कैटल पॉपुलेशन में भी ये 17% से हम लोग कहाँ पहुँच गए? कितना पहुँच गए? 33%? 33% हमारा कैपिटल पॉपुलेशन हो गया, और बफेलो की पॉपुलेशन 64% थी, कितनी हो गई है? बफेलो की देखना कितनी परसेंट हो गई है लगभग? ये नोट करिए कितना है, लगभग कितना है? 2019 में कितना है? हैं? नहीं, नहीं, 64 अभी जो है ये थोड़ा बफेलो पॉपुलेशन घट गई है ना? 56% आ गया? तो वर्ल्ड के हिसाब से हमारा 56% बफेलो हो गई,
ठीक है ना? तो अभी हमारे पास जो न्यू डेटा है वो क्या हो गया? वो हो गया कि मतलब हमारे पास जो है 33% तो हो गई कैटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की, ठीक है ना? जी। और 56% हमारे पास बफेलो पॉपुलेशन हो गई, और ठीक हम है? बफेलो पॉपुलेशन में सेकंड हैं। हाँ, बफेलो पॉपुलेशन पे हम लोग सेकंड हो गए, हाँ, ठीक इंडिया है? इज़ सेकंड, फर्स्ट फिर कौन है? चाइना चाइना। चाइना हो गया, अच्छा। और इसके बाद में रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन का, उसका रेट क्या है? कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है? मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से नहीं आया इसमें, ये 3.83% लास्ट ईयर था ना? जी, 22-23 3.83% का था तब। 22-23 का था। तो मतलब इसमें थोड़ा-सा कम ही आई है, मतलब ये लगभग 4 के आस-पास ही है, ठीक है ना? तो लेकिन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है ना? और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क जो है वो कितनी हो गई हमारे पास? 444, ठीक है, ग्राम पर डे 2022-23 में, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है एशिया के एवरेज से भी हम आगे ही चल रहे हैं। आगे। एशिया का एवरेज कितना है? वर्ल्ड का एवरेज कितना है? जी, वर्ल्ड का एवरेज जो है 294 था, उससे बढ़ के जो है 22 में कितना हो गया? 222। 322 हो गया है, हुँ। ठीक है? और एशिया के एवरेज से तो हम वैसे भी आगे हैं। एशिया का एवरेज कितना है अभी? 50 एंड 180 करके जो दे रहा है, क्या? ये रहेगा ठीक है। यहाँ पर। 180 केजी नहीं, ठीक है, मतलब मतलब लगभग, क्लियर हाँ, मुझे लगभग पता चल रहा 180 है। 80 के आसपास, 180 86 के आसपास ही है ग्राम पर केजी, पर ग्राम डे, यानी 200 के आसपास मान लीजिए। फिर भी हम लोग कितना आगे निकल गए हैं? 200 से मान लो ये हुआ है तो भी हम लोग कितना आगे हैं? 444 हमारा है, तो बहुत ज्यादा है ना? हुँ। तो एशिया से भी ज्यादा है, वर्ल्ड एवरेज से तो हमेशा वो कम ही रहेगा एशिया का, लगभग देखा जाएगा तो 322। अभी तो मतलब फिलहाल एशिया इतना नहीं वो है, हुँ। तो 322 वर्ल्ड का है, तो वर्ल्ड एवरेज से तो हम ज्यादा ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा काफी अच्छा चल रहा है। तो अभी जो अपडेट किया आपने वो क्या है कि हम लोगों ने 2000 अगर 23 से यानी 10 सालों में क्या प्रोग्रेस किया है? 2023 13-14 में हमारे पास जो कैटल था वो कितना था? 17% था कैटल पॉपुलेशन, अभी हमारे पास 33% ऑफ 33 द हो वर्ल्ड गया। कैटल पॉपुलेशन हो गया है। 64% बफेलो थी, वो 56% 56। रह गई है, सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग वर्ल्ड में, हुँ। ठीक है ना? अब चाइना फर्स्ट नंबर पे हो गया है। और रेट ऑफ इंक्रीज इन द मिल्क जो है वो कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है? लगभग 3.83 रेट से इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज्यादा है। उसके अलावा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क जो है वो हमारी 444, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है, ग्राम पर डे हो गया है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से भी ज्यादा है। वर्ल्ड एवरेज इस वक्त जो है वो 322 ग्राम पर डे वर्ल्ड एवरेज है। ये आप डेटा अपडेट कर लीजिएगा, कर लेंगे? जी। कि अभी आप जाएँगे अपडेट एग्ज़ाम लिखने, जिस भी ईयर में लिखेंगे उस साल का डेटा ज़रूर देखेंगे और उसको अपडेट करेंगे कि क्या इस वक़्त चल रहा है। ठीक है? तो ताकि आपको मेंस में भी लिखने में काम आएगा। अच्छा, डेयरी डेवलपमेंट हमारा यहाँ अमूल, देखो फार्मर ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, गुजरात खेड़ा, है ना? खेड़ा सत्याग्रह भी आपको पता है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है विद द हेल्प ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोरारजी देसाई ऑर्गेनाइज़ अ कोऑपरेटिव यूनियन। ये शुरुआत हुई है डेयरी डेवलपमेंट अमूल की। इट रजिस्टर्ड एज़ अ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड इन 1946। उसके बाद में त्रिभुवन दास पटेल, ये जो है इन्होंने परसुएड किया फार्मर्स को डोर टू डोर कि जॉइन करिए मिल्क कोऑपरेटिव्स को और हमारे पास आइए। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हो पाया था, जब डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन आए। कौन आए? मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है कि डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जो है, ही इज नॉन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उन्होंने कोऑपरेटिव्स को बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। 1950 से लेकर 1973 तक इन्होंने बहुत काम किया है इसमें, ठीक है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में, खासकर अमूल आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, अमूल में बहुत काम किया है और पूरे गुजरात में एकदम जबरदस्त रिवॉल्यूशन लेकर आ गए। अमूल जो है वो was the first dairy to produce cheese and baby food with the buffalo milk। पहला जो है ऐसा अमूल था जो जिसने सबसे पहले डेयरी प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें चीज और बेबी फूड जो है वो बेफेलो मिल्क से उसने बनाया था, ठीक है ना? उसके अलावा अमूल ने प्रोवाइड किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वेटरनरी फैसिलिटीज, इंश्योरेंस कवर टू द क्वालिटी ग्रीन फॉडर टू द फार्मर्स ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पे जितने भी लोग यूनियन इसको ज्वाइन कर रहे थे, उनका ग्रुप कोऑपरेटिव ज्वाइन कर रहे थे, उन लोग को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेकर वेटरनरी फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवर और सारी ग्रीन फॉडर वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे थे अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है ना? हुँ। उसके अलावा जो है आईआरएमए, आईआरएमए पता है क्या है? किस किसने आईआरएमए जानते हो? आईआरएमए लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इन आनंद। तो आनंद क्या है? गुजरात के अंदर एक जगह है आनंद, वहां पे जो है आईआरएमए फाउंड किया गया था प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। और इसमें इन्होंने काफी ज्यादा कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन से लेकर कोऑपरेटिव चीजों के लिए काफी काम किया है इसने, आईआरएमए ने।
और ये भी फाउंड किया गया आनंद के अंदर, और आनंद के ही में ही कोऑपरेटिव्स ये बनाए गए जो अमूल है, तो आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड है, ठीक है ना? तो आनंद जो है गुजरात के अंदर अगर आप सर्च करोगे मैप पे तो आपको दिख जाएगा आनंद जगह, वहाँ पे आपको आईआरएमए इंस्टीट्यूट पूरा खेड़ा के दिखेगा, पास। ठीक है? खेड़ा के पास ही, तो वो जगह है। इन 1974 के अंदर गुजरात जो है कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन भी बना। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन था यूनियन का जो कि मार्केटिंग वगैरह को देखता था, यानी इन्होंने पूरा प्रोफेशनल कर दिया कि मार्केटिंग भी होगी अच्छे से और उसमें रिसर्च वगैरह भी होगा और जो भी गवर्नमेंट मतलब स्कीम वगैरह चला रही है उसके भी फायदे लोगों को पहुंचाए जाएंगे। तो ये अमूल ने काफी जबरदस्त तरीके से काम किया जिसकी वजह से ये काफी डेवलपमेंट हुआ। नेशनल डेयरी आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया। इन 1964 लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने इनिशिएट किया सारे स्टेट के अंदर कि कोऑपरेटिव डेयरी बेस्ड बनाया जाए बेस्ड ऑन द आनंद पैटर्न। अब आप देखिए गुजरात जो मॉडल की बात करते हैं वो इसी तरह की जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से गुजरात मॉडल बार बार कहा जाता है, क्योंकि आनंद जो पैटर्न था ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न था खासकर डेयरी वगैरह के डेवलपमेंट में। 1964 के अंदर जब जो ये देखा अमूल वाला जो था आनंद में जो पैटर्न चल रहा था मिल्क यूनिट लिमिटेड, उस पे लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उससे, और उन्होंने इनिशिएट करने के लिए कहा कि कोऑपरेटिव डेयरीज बनाई जाए पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया का डेवलपमेंट हो। इन 1965 ही क्रिएटेड एनडीडीबी। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। विद वर्गीस कुरियन को चेयरमैन बनाया और इसका हेडक्वार्टर रखा आनंद में, और बोला कि पूरे इंडिया में इसको किया जाए, मतलब ये जो मिल्क वगैरह सप्लाई किया जाए और जितनी भी जो है जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हो, तो ये हर जगह आप मतलब अपनी वो करो। तो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है लॉन्च किया इसने ऑपरेशन फ्लड। कौन सा ऑपरेशन फ्लड? फ्लड मतलब इधर दूध की नदियां बहाने के लिए, ठीक है ना? ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया इन 1970 टू रिप्लिकेट द आनंद पैटर्न इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। द ऑपरेशन मेड इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और सरपासिंग यूएसए इन 1998। 1998 में ही हम लोगों ने सरपास कर दिया, निकाल दिया बाहर, आगे निकल गए हम लोग, ठीक है ना? टुडे इंडिया इज द इंडिया जो है आज के दौर में अगर देखा जाए तो 17% वर्ल्ड का आउटपुट के बजाय 33% वर्ल्ड का आउटपुट हम दे रहे हैं, राइट? कितना दे रहे हैं? 33% लगभग, ठीक है। मिल्क का आउटपुट कितना है? 33% है। एक बार आउटपुट लीजिए मिल्क का कितना है आज। नहीं वो तो हम लोग देखिए अपडेट कर ही रहे हैं। अब 2000 मतलब 13-14 में हम 17% वर्ल्ड का आउटपुट दे रहे थे, अभी हम लोग कितना दे रहे हैं? 24%, 24 पॉइंट 64 मतलब 24.5 साढ़े 24 के अराउंड ना, 24 पॉइंट कितना दे रहे हैं? 64। तो काफी ज्यादा मतलब हो गया, लगभग 25% के आसपास पहुंच गए हम लोग, ठीक है ना? तो वर्ल्ड के मतलब काफी आउटपुट दे रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन भी उससे कम ही है, ठीक है? तो यानी काफी ज्यादा हम लोग इसमें अच्छे डेवलप्ड हैं, और ये वजह क्या है इसकी? जो हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया ऑपरेशन फ्लड का, ठीक है? बहुत अच्छा ऑपरेशन फ्लड लेकर आए, तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा देखिए आप फेज 1 के अंदर जब ऑपरेशन फ्लड आया है तो मदर डेयरीज खोली गई 4 मेट्रो सिटीज में। आपको पता है ये ऑपरेशन फ्लड का ही ऑपरेशन 1 का ही है। जब आप मदर डेयरी से, हम लोग बचपन में मदर डेयरी से दूध लेने जाते थे, वो सिक्का डालते थे, टोकन अब भी होता है क्या? तो टोकन हम लोग डालते थे और उसमें से दूध ऐसे उसमें भर लेते थे अपने। हाँ, बड़ा मजेदार होता था वो, उसको डालना ही में मजा आता था। तो उसमें डालते थे और दूध निकल के आ जाता था। नोएडा में हम लोग रहते थे तो ये करते थे, मतलब जहाँ के जाके और उसमें सिक्का लेते थे और डाल देते थे, दूध निकाल के ले आते थे। तो ये वाला बड़ा मजा आता था, उसे करने में मजा आता था। तो मदर डेयरी जो है इसमें 4 मेट्रो सिटीज में डाली गई, जिसमें वो कॉइन सिस्टम होगा। आप लोगों ने देखा होगा इसको, देखा है आप लोग? कभी गए हो दूध लेने ऐसे? है भाई? नटेरी जो एक बूथ टाइप से बना रहता है ना, वहाँ बूथ पे बगल में जो है वो लगा रहता है उनका कंटेनर वंटेनर सारा वो होता है, मशीन लगी रहती है, उसमें मतलब आप निकाल सकते हो। ये बहुत पहले से चल रहा है, ये हम लोग बहुत छोटे थे तब से चल रहा है। तो मदर डेयरी जो है इन 4 मेट्रो सिटीज में डेवलप की गई। प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड मार्केटिंग फॉर द रूरल हिंडरलैंड ऑफ द मेट्रो सिटीज। इनमें क्या होता था कि रूरल एरियाज से जाती थी जो मदर डेयरी की जो वो होती थी ट्रक वगैरह, वो जाती थी वहां से दूध दूध कलेक्ट करके लाती थी, फिर उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके मार्केट में पहुंचाया जाता था। ये सारे काम चल रहे थे, ठीक है ना? ये काफी टाइम से चल रहे हैं और ऑपरेशनल फ्लड का ये फेज 1 का था। फेज 2 के अंदर फिर क्या हुआ कि काफ़ी इंक्रीज़ किया गया सेट्स को, आउटलेट्स को इंक्रीज़ किया। थाउज़ेंड्स ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव बनाए गए, मिल्क प्रोड्यूसर को कवर दिया जाने लगा। रक्षा वैक्सीन डेवलप की गई कैटल हेल्थ के लिए। तो काफ़ी मतलब इसमें फेज़ 2 के अंदर ये रखा गया। फिर फेज़ 3 में आया ऑपरेशन फ्लड और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर, और प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस किया गया मिल्क एनिमल के। फीड, वेटरनिटी सर्विसेज एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
सर्विसेज़ ये सारी मतलब पूरे पूरे इंडिया में पहुँचाने की कोशिश की गई ऑपरेशनल फ्लड के अंदर। उसके अलावा डेयरी एजुकेशन जो मेंबर यूनियन के थे उनको डेयरी एजु के बारे में एजुकेशन भी दिया जाने लगा। वर्गीज़ कुरियन खुद आईआईटीएन थे, काफ़ी काम किया उन्होंने इसके ऊपर। आउटकम क्या रहा ऑपरेशन फ्लड का? तो इंक्रीज़ हुआ मिल्क सप्लाई, इनकम ऑफ द फार्मर इंक्रीज़ हुआ, मेनली स्मॉल और लैंडलेस जो फार्मर्स थे, जो पशुपालन नहीं करते थे, उनका दूध खराब नहीं होता था, सारा ले लिया जाता था, फिर उनको उसके हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से पैसा तय था, वो मिल जाता था। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा पशुपालन वगैरह का वो था, ठीक है ना? ऑपरेशन फ्लड की वजह से उनको असिस्टेंस मिला और काफ़ी सारी औरतों को कोऑपरेटिव्स में शामिल किया गया, ठीक है ना? 6000 वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इंडिजिनसली जो है उसने क्या किया इंडिजिनस जो वो थे एक्सपर्टाइज़ जो थी, उसको एनिमल हेल्थ के लिए एनिमल न्यूट्रिशन के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए वो कोशिश की गई। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस वगैरह यूज़ किया गया। एमआईएस आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। एमआईएस सिस्टम एक तरह से अभी जो एमआईएस सिस्टम होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो कैसा होता है कि डेटाज़ होते हैं, ठीक है? वो डेटाज़ जो होते हैं कंप्यूटर डेटाज़ होते हैं जो एमआईएस जो होता है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना? वो कि अब हमें किस तरह के डेटाज़ हमारे पास आए हैं तो किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम खुद सजेस्ट करता है कि क्या-क्या अल्टरनेट हो सकते हैं और क्या हमें डिसीजन लेना होगा। तो इसको एमआईएस कहते हैं। एमआईएस को अगर आप डालोगे नेट पे तो आपको मिलेगा कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक बहुत ही तगड़ा इस वक्त सिस्टम है एप्लीकेशन ऑफ फॉर द मैनेजर्स कि वो किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसको एक आदमी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एमआईएस जो है वो बहुत हेल्पफुल है आज के दौर में यूज़ करने में। तो उसी तरह का एक सिस्टम बनाया था कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो सारा डेटा-वेटा कलेक्ट करके उसमें कैसे डिसीजन लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, आगे कैसे बेटरमेंट किया जाएगा उसको भी यूज़ किया है यहाँ पे। डेयरी इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी तो ये एक तरह की इंजीनियरिंग ही है जो क्या नाम है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है जिससे आपको डिसीजन में पहुंचने में मदद मिलती है। डेयरी इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी ये भी इसमें काफ़ी क्या नाम है डेवलप किया गया। इसमें ये सारा काम जो है एमआईएस वगैरह का ये सब करने वाला कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। यानी काफ़ी अच्छा काम इसने वर्गीज़ कुरियन के अंडर में किया। ठीक है? क्लियर है? जी। समझ में आया रिता? समझ में आया? अब इसमें कोऑपरेटिव्स में सक्सेस के लिए 2 तरह से कंपैरिज़न के लिए आ सकता है, मेंस में भी आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन कि कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव डेयरी इन दोनों में मतलब थोड़ा कंपैरिज़न वगैरह कर सकते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये डाला जा सकता है डेटा। जैसे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है लैंड साइज़, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपर्टाइज़, हार्ड वर्क एंड एग्रो टूल्स इन सब की ज़रूरत है। और कोऑपरेटिव डेयरी के लिए इंडिविजुअल फार्मर वो अपना मिल्क कंटेनर वगैरह ले जाके ले सकता है अपनी क्वालिटी जो वेट और क्वालिटी ऑफ मिल्क है उसके हिसाब से उसको पैसे मिल जाएँगे। बोनस और जो है उसको वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट कोऑपरेटिव मेंबर्स उसको मतलब जब वो शेयर करता है तो उसको प्रॉफिट भी देते हैं और उसको बोनस वगैरह भी मिलता है मतलब यानी यानी उनको ये एनकरेज किया जाता है। उसके अलावा 5 ईयर प्लान जो आपका हम बनता था 5 ईयर प्लान और उसमें भी इसको कई कई बार 5 ईयर प्लान्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनेंशियल ईयर 2004 का 14-15 के अंदर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत बार 5 ईयर प्लान्स में भी इसके बारे में बात की गई है। नेशनल एनिमल हस्बेंड्री एंड आपका डेयरिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये जो है डिपार्टमेंट बनाया गया। उसके अलावा फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए कि जो स्कार्सिटी है एनिमल फीड और रिसोर्सेज की उसको सबको बढ़ाया जाए और फॉडर वगैरह के लिए व्यवस्था करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए। फीड सिक्योरिटी बिल लेकर आए थे। जैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी बिल होता है, उसी मॉडल पे जो है फूड सिक्योरिटी बिल के मॉडल पे जैसे आपके लिए फूड की ज़रूरत है, तो उनको फीड की ज़रूरत है, तो फीड सिक्योरिटी बिल भी लेकर आए टू डिसाइड द मिल्क प्राइसिंग पॉलिसी मिल्क क्रेडिट कार्ड एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेटलिंग ऑफ द गोबर बैंक वगैरह भी बनाया गया सेटिंग किया गया सेटिंग ऑफ द गोबर बैंक ताकि जो लोग पशुपालन कर रहे हैं उनका सिर्फ ये ना हो कि दूध दूध हो उनके गोबर से भी फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाए और बायोगैस बनाया जाए जिससे क्या हो कि उनको उस चीज़ का भी वेस्ट का भी पैसा मिल सके और उसके अलावा यूरिन काव के यूरिन वगैरह को कलेक्ट करने के लिए सेंटर एडिशनल इनकम का सोर्स हो सकता है फार्मर के लिए और उसके एडवर्टीजमेंट तो बाबा रामदेव जैसे लोग करते ही हैं कि खूब तो गोमूत्र जो है वो दूध से भी महंगा मिलता है तो वो भी उसका भी यूज़ हो जाएगा बढ़िया, है ना? नहीं भाई? मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द काउ प्रोडक्ट्स और उसके अलावा मार्केटिंग भी की जाएगी फैसिलिटी फॉर द काउ प्रोडक्ट। आपको पता ही है कि गौमूत्र आपको पता है दूध से भी महँगा है। नहीं, नहीं पता है? दूसरे लगा। हाँ भाई, चक्कर दूध फ्राई। वो ₹50 लेकिन ₹85 और ₹86 लीटर मिल रहा है गौमूत्र और दूध हाँ, जो है वो उससे सस्ता है ₹64-65 है। बताइए, ठीक है?
उफ़! 450 ml की 50 रुपए की, मतलब यानी सीधे-सीधे 1 लीटर भी 100 रुपए में भी नहीं मिलेगा, 100 रुपए लीटर से भी महँगा है, यानी पेट्रोल से भी महँगा है। देख रहे हो? ये हालात हैं, इसी में तो रहना ठीक है? है। तो व हैं? यूज़ बताइए। अब वो तो तुम मेडिकल साइंस हो, तुम बताओगी कि यस गाय का गोबर खा के और यूरिन पी के बताते हैं कि क्या नाम है, इसकी बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू मत है। बताइए और वो ऐसा। भाई हमें तो नहीं लगता कुछ भी साइंटिफिक बेस्ड ऐसा तो किसी साइंटिस्ट और कोई वो नहीं कह सकता है, ठीक है? बट हाँ, फिर भी क्योंकि देखो रिलीजन को बेचा जा रहा है एक्चुअल में, काउ यूरिन नहीं बेचा जा रहा है, वो रिलीजन के रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचा जा रहा है। हाँ। और वो लगभग अब आप सोचिए कि 100 रुपए से भी ज़्यादा लीटर महँगा मिल रहा है, लेकिन किसानों का इसमें फ़ायदा है, लेकिन किसानों को एक्चुअल में इसका बेनिफिट नहीं मिल आ रहा है, मिल रहा है कंपनीज़ को, हाँ, ठीक है? बाबा रामदेव पतंजलि जैसे और लोगों को, पतंजलि पतंजलि को। और इन सबको मिल रहा है, जो कि आयुर्वेदा के नाम पे लूटते हैं लोगों को, उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बट फिर भी ठीक है। नीड फॉर द यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ द कैटल ऑन रेगुलर बेसिस, तो यहाँ पे ये भी वेटरनरी हेल्थ के इश्यूज़ जो थे कि भाई वैक्सीनेशन भी किया जाए कैटल्स का, उनकी कंडीशन सेमन बैंक वगैरह में उनको इम्प्रूव की जाएँ, और शॉर्टेज वेटरनरी डॉक्टर की शॉर्टेज है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टेज है, और गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट वगैरह वेटरनिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह को दें, वेटरनरी इंस्टीट्यूशन वगैरह को दें, तो वेटरनरी की काफ़ी ज़रूरत है। इंडिजिनस कैटल्स का क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, पता है? इंडिजिनस जो कैटल ब्रीड है, वो वल्नरेबल है, एक्सटिंक्शन के लेवल पे पहुँच चुकी हैं। इंडिया लगभग टोटल 83% ऑफ द काऊ जो है वो इंडिजिनस है इंडिया में, ज़्यादातर इंडिजिनस है। उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, बहुत टाइम से डिक्लाइन हो रही है, अभी भी डिक्लाइन ही हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। और लेकिन जो है देयर आर 37 रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस कैटल ब्रीड इन इंडिया। कैटल ब्रीड काफ़ी ज़्यादा है और रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसके अंदर गिर, राठी, साहिवाल, अलग-अलग तरह कसरगोंड और कंकरेज और बहुत तरह की आपने सुना होगा मुर्रा, ये वो कई तरह की भैंस और गाय होती हैं हमारे यहाँ पे। और लेकिन जो है एक्सेसिव क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से जो इंडिजिनस वो है, कैरेक्टर है, वो खोता जा रहा है। ठीक है? और क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कराई गई है, ऑपरेशन फ्लड के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही कराई गई है। तो इसी वजह से इंडिजिनस जो कैटल ब्रीड है वो चैलेंज फेस कर रहा है। और फार्म मैकेनाइजेशन जो है उसको देखेंगे तो ड्रॉट ब्रीड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है धीरे-धीरे यूटिलिटी की वजह से भी, और धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। उसकी ग्रेजिंग ग्राउंड नहीं मिल पा रहा उसको। फ्रेगमेंटेशन एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग की है, और कैश क्रॉप वगैरह ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उनको उनका फॉडर ही नहीं मिल पा रहा ठीक से जिससे वो सर्वाइव करते हैं। तो उन उसकी वजह से उनकी ब्रीड जो है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रही है। इंडिजिनस कैटल ब्रीड जो है वो बेटर देन द एक्सोटिक कैटल ब्रीड है। वो इंडिजिनस थोड़ा बेटर है एज़ कंपेयर टू दैट, और दे आर एडॉप्टेड इन द एरिड वेदर कंडीशन। क्रॉस ब्रीड कैटल रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ द फॉडर। अब यहाँ पे देखिए ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइवल ये अडॉप्ट कर लेती है, जो इंडिजिनस होती है ना, वह अडॉप्ट कर लेती हैं। किसी भी तरह की कंडीशन, जैसे अगर रेरिड कंडीशन भी है तो भी अडॉप्ट कर लेती हैं और वो अपना हिसाब से चलती रहती हैं। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड होती हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनको फॉडर अच्छे से देना पड़ेगा आपको। लोअर फीड इंटेक जो है लोअर फीड इंटेक होगा तो उनको डिसीज़ मतलब वो हो जाएगा। तो मतलब रेगुलर फॉडर का सप्लाई उनके लिए ज़रूरी भी है क्रॉस ब्रीड कैटल्स के लिए। और उसके अगर लोअर इंटेक करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? इसके अलावा डिसीज़ रेजिस्टेंस, ईज़ियर मैनेजमेंट और सूटेबल फॉर द ड्रॉट वर्क, तो यहाँ पे जो मतलब इंडिजिनस है उनके लिए काफ़ी बेटर है, वो उनका फीडर इंडिजिनस सिर्फ 20% बहुत कम रह गए हैं ना, 20% ही रह गए हैं अब। तो इंडिजिनस अब रह गए हैं 20%, डेटा अपडेट है। सिर्फ नहीं, 20। नहीं, उसमें जो दिया है ना वो ये है कि कैटल ब्रीड हमारे यहाँ जो है हाँ, तो उस जो 37 है ना, अब वो 20 टोटल में हमारे पास 20% इंडिजिनस 20% इंडिजिनस रह गया ब्रीड है अब, है, ठीक है? नेशनल ब्यूरो ऑफ गंगेटिक रिसोर्स ने हाँ, बताया। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि धीरे-धीरे ये कितना परसेंट रह गया इंडिजिनस? 20%। 20% रह गया, 20%? डेटा 20% दे रहा है, हाँ, 20%। मोस्ट ऑफ द इंडिजिनस कैटल अबाउट 80% आर नॉन डिस्क्राइब्ड, ओनली 20% बिलोंग टू द इंडिजिनस। तो 80% तो हो गए इंडिजिनस जो कैटल हैं, अबाउट 80% आर नॉन डिस्क्रिप्ट एंड ओनली 20% बिलोंग टू द इंडिजिनस ब्रीड रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ मतलब जेनेटिक जो रिसोर्सेज। ऑथेंटिक डाटा ऑथेंटिक 20% का डेटा ही है। 20% का ही है, बाकी जो है क्रॉस ब्रीड है। तो ये जी, मतलब जो डेटा है वो देख लीजिएगा आप कि इंडिजिनस ब्रीड हमारी काफ़ी कम हो कम गई है। है। अच्छा, लेकिन इंडिजिनस ब्रीड जो है वो बेटर क्वालिटी की हैं, उनकी इम्पोर्टेंस भी है, लोअर फीड इंटेक करती हैं, और उसके अलावा डिसीज़ रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होती हैं, ईज़ियर मैनेजमेंट होता है, सूटेबल फॉर द ड्रॉट वर्क के लिए भी मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी अब धीरे-धीरे क्योंकि उन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है ना, और क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि देखो जो ये होती हैं आपकी इंडिजिनस ब्रीड जो होती है वो थोड़ा मिल्क, एवरेज मिल्क जो होता है वो लोअर होता है, मतलब ठीक है? हाइब्रिड जो कैटल होती है उनसे उनमें कम।
ज़्यादा रहेगा। नहीं, उसमें जो है कम दूध ही देती हैं और हमें दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एवरेज मिल्क जो यील्ड है वो लोअर देन द हाइब्रिड है, बट क्वालिटी मिल्क की वो अच्छी होती है, ठीक है ना? क्वालिटी मिल्क की जो इंडिजिनस की वो फार बेटर है देन द हाइब्रिड, लेकिन हाइब्रिड जो है दूध ज़्यादा देती है, ठीक है? तो दे प्रोड्यूस क्वालिटी कंपोस्ट मैन्योर फॉर द एरिकेट नट राइस एंड कोकोनट फार्म्स। तो ये काफ़ी इंडिजिनस के अंदर काफ़ी क्वालिटी है और किचन वगैरह की चीज़ों को भी वो खा लेती हैं, ठीक है? लोकल हुँ, ग्रास खा लेती हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर वो लेकिन उनको स्पेशल टाइप का क्रॉस ब्रीड जो होती हैं या उनको स्पेशल टाइप का फॉडर भी चाहिए होता है। सुपीरियर जो है इंडिजिनस ब्रीड हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी उनका अगर उनको सुपीरियर ब्रीड के साथ क्रॉस वगैरह कराया जाए, जो इंडिजिनस ब्रीड है, तो तो फिर इनको अडैप्टेशन प्रॉब्लम अ, नहीं। हाँ, तो नहीं फिर मतलब अगर इंडिजिनस ही ब्रीड से कराया जाएगा तब तो ठीक है और अगर एक्सोटिक से कराया गया तो फिर या मतलब क्रॉस ब्रीड कराया गया दूसरे से तो फिर दिक्कत होगी। तो इस तरह से मतलब हैं, तो हमारे यहाँ पे कंज़र्व करने के लिए इंडिजिनस कैटल को कुछ हम प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि इंडिजिनस कैटल को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है और बहुत दिन से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कुछ उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीड सेंटर बनाया गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया, ऐसे कई सारे मिशन हैं और बहुत सारे मिशन चलाए गए हैं। लेकिन आप देखो गौशालाज़ भी बनाई गई हैं, बहुत सारी पूरे इंडिया में बहुत सारी गौशालाज़ बनाई गई हैं। लेकिन गौशालाओं का जितना बुरा हाल है, अभी 1-2 वीडियो भी वायरल हुई हैं हुँ, रिसेंटली कि बहुत बुरा हाल कर रखा है उसमें। गौशालाओं का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये इसका मतलब जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कितनी भी स्कीमें बना लो, ठीक है? तो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीड सेंटर भी बनाया गया है। 2 कामधेनु ब्रीड सेंटर बनाया गया है, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में बनाया गया था और न्यूक्लियस हर्ड ऑफ ऑल द इंडिजिनस ब्रीड देयर विल बी न्यूक्लियस herd of all the indigenous breed and they will be reproducing of the indigenous germ plasma and source of certified genetics in the country and certified germ plasma will be made available to the farmer breed institution and trust maintenance indigenous breed। तो यहाँ पे ये कामधेनु ब्रीड सेंटर बनाया गया था इसलिए ताकि इंडिजिनस जो वो है उनका जर्म वगैरह है या उनका जो क्या नाम है जर्म प्लाज्मा वगैरह वो कंजर्व किया जाए, सर्टिफाई किया जाए कि हाँ ये इंडिजिनस ब्रीड का है और सर्टिफाइड हो तो ताकि किसानों को मिल सके और उसकी जब ब्रीडिंग कराएँगे उससे तो उससे अच्छी क्वालिटी का और इंडिजिनस जो है लाइवस्टॉक। वो रहेगा, लाइव स्टॉक पैदा होगा। तो ये इसके लिए रखा गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया। ये बेसिकली प्रोजेक्ट था अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर द बॉवियन ब्रीड एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए ये चलाया गया था। 37 इंडिजिनस ब्रीड इंडिया ऑफ कैटल एंड 13 बफेलो ब्रीड को इसमें टारगेट किया गया था। इट एम टू कंजर्व द इंडिजिनस ब्रीड इन द साइंटिफिक मैनर। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी चलाया गया। डेवलप इंडिजिनस ब्रीड फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी ये भी किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था सुपीरियर न्यूट्रिशन ठीक है सुपीरियर न्यूट्रिशन एंड इनहेंसिंग द मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिजिनस बोवियन और अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस बोवियन जर्म प्लाज्मा टू distribute the disease free high genetic merit bulls of the indigenous breed for the natural services। तो यहाँ पे मतलब ये गोकुल मिशन का मेन पर्पस ये था कि इसमें मतलब इंडिजिनस रहें और इंडिजिनस तरह के ही बुल से उनका क्रॉस कराया जाए और हाई जेनेटिक मेरिट वाले बुल्स के साथ कराया जाए ताकि नेचुरल सर्विस पे अवेलेबल हों और इंडिजिनस ब्रीड को प्रोटेक्ट किया जाए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसमें कई सारी ऑब्जेक्टिव थी जिसमें उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना था। तो ये हमारा जो है एक हमने सेगमेंट देखा जिसमें हम लोगों ने डेयरी वाला पार्ट देख लिया है। ठीक है भई? समझ में आया? समझ में आया? पढ़ा। इसमें 1-2 स्कीम देखी। अभी जो भी स्कीम रिलेटेड टू लाइवस्टॉक चल रहा है, खासकर कैटल से रिलेटेड, तो उसको आप जो है जो आपके जब आप एग्ज़ाम लिखने जाएँ, उस समय आप उस समय का देखिएगा, जो भी स्कीम्स चल रही होंगी, उनको आप अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और बेसिक बातें जो हिस्ट्री वाली हैं, वर्गीज़ कुरियन वगैरह, मदर डेयरी डेवलपमेंट करना या अमूल मिल्क यूनिट लिमिटेड बनाना, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आप इसको जो है आराम से अपने इस पे एक मेंस का आंसर लिख सकते हैं। आपकी लाइव स्टॉक का ये हमारे यहाँ कंडीशन है, कुछ डेटाज़ आप अपडेट कर लीजिएगा जो मेंस में लिखने के काम आएँगे आपके न्यू डेटाज़ और उसके अलावा जब आप लिखने जाएँ तो उस समय अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को ताकि हमें पता हो कि कैटल की हमारे यहाँ क्या कंडीशन है। देखिए आप लोगों को पशुपालन के बारे में पता है, एग्रीकल्चर के बारे में पता है, न्यू कंडीशन बस ये होगा कि उसको करंट से अपडेट करना है। अपडेट करने में थोड़ा बहुत डेटाज़ अपडेट कर लीजिएगा, बाकी आपका सब सेम थ्योरी यही रहेगी, कुछ इसमें ख़ास चेंज नहीं आना है, ठीक है? बात समझ में आ गई, हिस्ट्री तो वही रहेगी, वर्गीज़ कुरियन वही रहेंगे, ऑपरेशन फ्लड वही रहेगा। थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन बढ़ा है, कुछ नई स्कीम्स 1-2 आ जाएँगी, उनको आप अपडेट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने
वो कर लिया है क्या, लाइव स्टॉक कर लिया। अब हम लोग फिशरीज़ डेवलपमेंट के बारे में कल इंशाल्लाह बात करेंगे। फिशरीज़ में 2 तरीके से होती है, मैरीन फिशिंग और इनलैंड फिशिंग, तो उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ओके?